सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 4 ऑफ जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4, यानी पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 4। गुड मॉर्निंग सभी को। एज स्टाइल्स, तनिषा, विवेक। स्टार्ट करें फिर। वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, कंफर्म कर दें। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सभी को। अल्लाह राखा वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अल्लाह राखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सरोद, सहनाई, सितार या फिर तबला? क्या सही आंसर होगा इसमें? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक वॉइस ठीक है, सही जा रही है। तो किस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे? तो ये एसोसिएटेड थे सरोद से। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट। रिकॉल करिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था नाम में आपको अली देखने को मिलेगा, जैसे कि अमजद अली खान, ठीक है, हाफिज अली खान, अली अकबर खान। तो जितने भी नाम में अली हैं आपको वहाँ पे सरोद देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सरोद वाले उनके नाम में अली है। जैसे कि हमने पढ़ा था राजीव तारानाथ के बारे में, वो भी सरोद से एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनके नाम में अली तो है नहीं। और इनके भी रिसेंट में डेथ भी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उस पर्सपेक्टिव से। क्लियर। फिर अगर हम बात करें सहनाई, तो सहनाई हम पढ़ चुके हैं किस तरह का वाद्य यंत्र है। ये एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब ये होता है कि उसमें हमें एयर ब्लो करनी पड़ती है। एंड इसके हमने देखे थे सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। और बिस्मिल्लाह खान जी की अगर बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? डुमराव बिहार में हुआ। बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। एंड उन्होंने रेड फोर्ट पे सहनाई बजाई थी 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे। ईरान के तेहरान में इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम है। एंड प्लस इनको पद्म जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट हमारे 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो इनको मिल रखे हैं, इंक्लूडिंग द भारत रत्न विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये कब मिला था? 2001 में, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। और ये प्राप्त करने वाले ये भारत के तीसरे संगीतज्ञ यानी थर्ड म्यूजिशियन बने। बिकॉज पहले हमारे कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी, दूसरे हमारे पंडित रविशंकर और तीसरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सहनाई की अगर हम बात करें तो इसको मंगल वाद्य के नाम से जानते हैं। इसमें ज़रा बताएंगे कितने होल्स होते हैं, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब बिस्मिल्लाह जी अगर सहनाई बजाएंगे तो सब बल्ले बल्ले नहीं करेंगे, ठीक है, कि बल्ले बल्ले, ठीक है। और जब बल्ले बल्ले करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। रघुनाथ प्रसन्ना भी आपके सहनाई से एसोसिएटेड हो जाएंगे, ठीक। सितार से अगर हम बात करें तो ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर से आपको क्या क्या याद आनी चाहिए चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ रखी हैं कल? पंडित रविशंकर जी पहले इंडियन है जिनको कि ग्रैमी मिला। किसके लिए मिला? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी मिला। सबसे ज़्यादा बार 5 बार ग्रैमी मिला इनको। इनके भाई उदय शंकर फ्यूजन फॉर्म ऑफ डांस या फिर हाई फॉर्म ऑफ डांस के लिए जाने जाते हैं। इनकी बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक ही हैं। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1999 में। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। देन बात करें अगर तबला की, तो तबला इसका सही आंसर होगा। उस्ताद अल्लाह राखा जी के ही बेटे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी की अगर हम बात कर लें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन जी को अभी हाल ही में 2023 में, सन 2023 में पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे नवाजा गया। प्लस जाकिर हुसैन जी को भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बार ग्रैमी उन्होंने रिसीव किया, 5 बार। पंडित रविशंकर, जुबिन मेहता और जाकिर हुसैन, तीनों लोगों को 5-5 बार ग्रैमी मिल चुका है। जो इंडियन की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बार। और पहली इंडियन फीमेल कौन है? तन्वी शाह हैं, जिनको ग्रैमी मिला है। और अभी रिसेंटली में इनकी जो एल्बम है द मूवमेंट के लिए, इसके लिए इनको मिला ग्रैमी। और ये शक्ति करके इनका बैंड है, शक्ति करके बैंड है, उसको मतलब उसने ये कंपोज किया द मूवमेंट। साथ ही साथ इनको 3 ग्रैमी मिले हैं 2024 में ही। ये फरवरी की न्यूज़ आई थिंक, हाँ फरवरी की, जहाँ पे इनको 3 ग्रैमी मिले। एक तो द मोमेंट के लिए, और एक मिला एज वी स्पीक के लिए, और एक मिला इनका जो म्यूज़िक कंपोजिशन है पश्तो। और हमने देखा था कल कि डारी और पश्तो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ज़रा बताइए। तो जाकिर हुसैन हो गए तबला से, अल्लाह राखा हो गए, मतलब अल्लाह राखा इनके पिता हैं जाकिर हुसैन जी के। और कौन कौन है अगर हम बात करें तबला से, तो यहाँ पे जगह, हाँ जगह है, विक्रम घोष और निखिल घोष। तो विक्रम हो जाएंगे और आपके
निखिल घोष हो जाएंगे, ठीक है। पंडित स्वपन चौधरी हो जाएंगे, ठीक है, पंडित स्वपन चौधरी और अनोखे लाल मिश्रा, ठीक है, अनोखे लाल मिश्रा। तो ये नाम आपको याद रखने हैं तबला से एसोसिएटेड। तबला एक हमारा ध्यान रखिएगा प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कि हम मार के बजाते हैं। जैसे तबला है तो तबला में कोई स्ट्रिंग्स तो नहीं है, जैसे सितार में स्ट्रिंग्स होती हैं तो उसके थ्रू बजता है जिसको हम प्लग करते हैं। यहाँ पे उसको मारना पड़ता है, ठीक है, किसी और पर्टिकुलर चीज़ से, तो उसको हम प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ढोलक, तबला, घटम जो होता है हमारा, वो सारे प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ अ हाई फाइबर कंटेंट? इनमें से किस में जो फाइबर का जो मात्रा है वो सबसे अधिक होता है? फाइबर क्या होता है? तो फाइबर वो होता है, अनोखे लाल मिश्रा सही है, ठीक है। चलो, तो निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की मात्रा अधिक होती है? होल ग्रेन, एग्स, फिश या फिर मिल्क? फाइबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ये रफेज होता है, इसमें रफेज ध्यान रखना, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनको फाइबर एडवाइस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उनमें इंटेस्टाइनल वॉल्स को स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से जो है जो स्टूल होता है वो तुरंत पास हो जाता है। तो फाइबर कॉन्टेंट किस में होगा? होल ग्रेन्स में होगा, साबुत अनाज में। एग्स में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसका वाइट पार्ट होता है जिसमें कि क्या होता है? जिसमें होता है प्रोटीन, और एक होता है येलो पार्ट जिसको कि हम यॉक के नाम से जानते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक तरह का फैट ही हम बोल सकते हैं। फ़िश की अगर बात करें तो फ़िश में तो आपको प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट। और मिल्क में हम बात करें तो इसमें हमारा कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये कुछ हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं मिल्क में। साथ ही साथ विटामिन डी भी ये इसमें प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये फाइबर कंटेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जैता इज़ द मेन डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? जैता की यहाँ पे बात हो रही है। तो राजस्थान की, अगर हम राजस्थान के अभी नहीं देखें ना, तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान का है हमारा घूमर, राजस्थान का है हमारा सुईसिनी, राजस्थान का एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट और वो है कलबेलिया, जिसको कि स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है। इसके एक बड़े ही फेमस एक्सपोनेंट हैं, अगर किसी को नाम पता हो तो बताइए। जी से नाम उनका स्टार्ट है, और आपका चक्री। फिर हम बात करें कर्नाटक के, कल ही आई थिंक मैंने आपको बताए थे कि आपका यश करके एक दोस्त है ना, यश, उसको तुमने बोला है कि बोला कम कर साले, इस तरह से है ना, तो बोलक कम साले, है ना। क्यों नहीं, तो जो डॉल लोग हैं भूत बन के आ जाएंगे तो डॉलू कुनीता, भूत आराधने, ठीक है, भूत आराधने, भूत बन के आ जाएंगे। और कैसे आएंगे? नाग की मंडली पूरी लेके आएंगे, नाग मंडली, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने और क्या हो सकते हैं कर्नाटक के? ये तो हमने कल याद कर लिए थे, और भी तो याद करते हैं कुछ एक्स्ट्रा आज। सुग्गी याद कर लो, ठीक है, करगा याद कर लो, करगा डांस, ठीक है, सुग्गी, करगा, हुट्टारी, ये तीन आपको एक्स्ट्रा याद करने हैं, ठीक। और इससे कलबेलिया से अगर हम बात करें तो हैं गुलाबो सपेरा जी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। उत्तर प्रदेश का होगा जैता, उत्तर प्रदेश का। यूपी की अगर हम और बात करें तो यूपी के लोग क्या करते हैं? बहुत ही नौटंकी टाइप करते हैं यूपी के लोग, ठीक है, और ज़्यादा कोई दिल पे नहीं लेगा, हम भी यूपी के ही है, ठीक है। हाँ, कजरी, कजरी हो गया, और झोरा हो गया, ठीक है, छपेली हो गया। अच्छा, झोरा, झारी, छपेली ये हिमाचल प्रदेश में भी होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कुछ और मध्य प्रदेश के भी तो मैंने हम लोगों ने कल ही देखे थे। एमपी में क्या देखा था हमने कि यहाँ की जो गोरियाँ हैं, यहाँ की एमपी की जो गोरियाँ, भगोरिया, ठीक है, ये तो फेस्टिवल भी होता है और डांस भी। तो भगोरिया करके ये है, वहाँ की गोरियाँ क्या करती हैं? खड़े मंच पे, तो मंच से तो मांच, ठीक है, खड़ा नाचती हैं, मंच पे खड़ा नाचती हैं, ठीक है। तो खड़ा नाच करके देखा था हमने, खड़ा नाच। और कैसे नाचती हैं? अदा दिखाती हैं। अदा अपनी कैसे दिखाती हैं? अदा ऐसे दिखाती हैं कि सिर पे मटकी, ठीक है, मटकी डांस, मटकी में रखती हैं जवारा और फूल पत्ती और तब नाचती हैं। तो ये सारे हमारे कहाँ के डांसेस हो गए? मध्य प्रदेश के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द DPSP? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नहीं आता? ये आपसे पूछ रहा है।
बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का है आपका नाटा, झोरा, अमन, वो हम देखेंगे जब हिमाचल प्रदेश आएगा तो वहाँ पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता है। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेके 51 में, अनुच्छेद 36 से 51, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया है, आयरलैंड से बोरो किया है। प्लस ये हमारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये स्टेट को कुछ करने के लिए बोला गया है, तो पॉजिटिव है। ये कराची रेजोल्यूशन से अपने ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हैं। प्लस दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अम्बेडकर जी ने बोला था। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक पता हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो DPSP होती है इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? एक तो गांधीयन DPSP है, यानी कि गांधीयन सिद्धांत हो गया, जो DPSP गांधीयन सिद्धांतों में बेस्ड है। जो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी सिद्धांतों पे बेस्ड है। और कुछ वो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल जिसको हम बोल देते हैं उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये होती हैं 3 तरह की हमारी DPSP। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने आपको क्या बताया था, अब हम आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करेंगे 36 से लेकर 51 तक। तो 36 में 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। क्या लिखा हुआ है? जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है स्टेट के, अनुच्छेद 12 में, वही सेम डेफिनेशन स्टेट की है किसमें, आर्टिकल नंबर 36 में लिखी हुई। ये आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। और जब भी आपसे कभी वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर कभी पूछ ले कि इनमें से क्या क्या स्टेट के तहत आता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, और वही आंसर होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती हैं। पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लो, इलेक्शन कमीशन से लेके LIC ले लो, ONGC ले लो, सब आपके स्टेट के तहत आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 37 में क्या दिया हुआ है कि दे आर नॉट जस्टिसिएबल, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाद योग्य नहीं, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसको लेके। कल देखा था नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एन्फोर्सिएबल है। तो एक्चुअल में 38 से DPSP स्टार्ट होती हैं। 36 में तो स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया कि जहाँ जहाँ स्टेट लिखा हुआ उसका मतलब क्या होगा। 37 में ये नॉन जस्टिसेबल है, 38 से एक्चुअल में DPSP स्टार्ट होती हैं। हम सारी नहीं पढ़ेंगे, हम 44 तक देख लेते हैं, फिर उसके आगे अगले लेक्चर में देखेंगे जब आएगा DPSP क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक स्टोरी याद, काफ़ी लोगों को ये पता होगा, मैं स्टोरी से आपको याद करवाता हूँ कि देखो, एक LDC था, लोअर डिवीजन क्लर्क था, उसको लोगों का वेलफेयर करना था, लोगों का वेलफेयर करना था। ध्यान रखना, मतलब अभी इसको सुनते जाना स्टोरी को, अपने आप सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। तो उसको लोगों का वेलफेयर करना था। और हमने देखा था कि DPSP सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यानी ये एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं। कौन? DPSP, है ना। तो ये स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हुए हैं। अब यहाँ पे DPSP अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों नॉन जस्टिसेबल पार्ट में, ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम स्टेट को हर चीज़ करने के लिए बोल दें और उसको जस्टिसेबल भी करवा दें, कि अगर स्टेट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन, क्योंकि हमारे पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है। ब्रिटिशर्स इतना कायदे से लूट के गए हैं अभी, ठीक है। देन क्या करना है, हमें वेलफेयर करना है। और वेलफेयर का जिम्मा किसने उठाया? एक लोअर डिवीजन क्लर्क ने उठाया, जो कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था, LDC PHC। ये है आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 यहाँ पे तो लिख दिया सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसमें 6 सब क्लॉजेज हैं। अभी रिसेंटली CHSL में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया, अगर मान लो कि महिलाओं को बराबर वेतन नहीं मिल रहा है पुरुषों के किसी एक फैक्ट्री में, जबकि सेम काम कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ, तो कौन सा आर्टिकल का वॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल का वॉल्यूशन हुआ। ये देखिए, देयर इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इस तरह से पूछा था कौन सा आर्टिकल, तो किस तरह से LDC और PHC हमें याद करना है। LDC गोज़ टू PHC। तो L से है लाइवलीहुड, यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए सभी को अपनी जीविका अर्न करने के लिए सभी के पास अधिकार होना चाहिए। D से क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। तो जो भी मटीरियल रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सही बंटवारा होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पूरा पैसा चला जाए। P से क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। H से क्या है? हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स को सही ठीक करना है। और C से क्या है? चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देना है सो दैट वो डेवलप हो सकें हेल्दी मैनर में। तो ये C से चिल्ड्रन हो जाएगा। तो LDC गोज़ टू PHC। अब वो PHC पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करता था, उसको वेलफेयर करना था लोगों का। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, उसने लोगों को फ्री लीगल एड दी।
इक्वल जस्टिस, समान न्याय और फ्री लीगल एड दी, सो दैट कि वो जो भी उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं उनसे छुटकारा मिल सके। फ्री लीगल एड का मतलब ये है कि उनको जो भी वैधानिक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो किसी का केस वेस चल रहा है, जैसे मान लो कोई गरीब है, अब वो केस लड़ने के उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको फ्री लीगल एड देना है स्टेट को, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब उसने क्या किया, इन लोगों का जो केस वेस चल रहा था उनसे छुटकारा दिला के उनको वापस लेके आया, और उनके लिए क्या किया, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाया। गांव में क्या ऑर्गेनाइज करवाई, पंचायत ऑर्गेनाइज की, सो दैट उनको वो काम दे सके, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अब काम दे दिया तो वहाँ पे जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ये भी देखना है कि सही कंडीशन है काम के लिए कि नहीं, दैट इज़ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। और माताओं बहनों को मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीव्स क्या होती हैं कि जब होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई या फिर अभी उसका बेबी हुआ, तो आपको पता है कि उनको लीव चाहिए होती है कुछ दिनों के लिए, तो वो प्रॉपर सबको मिल रही कि नहीं, और उसका पैसा दिया जा रहा है कि उनको नहीं, कि ऐसा को काफ़ी सारी वो होती हैं कंपनीज़ के पैसा काट लेते हैं, तो पैसा नहीं काटना है। प्लस ये सारी ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क तो ठीक है, लेकिन क्या इतना भत्ता मिल रहा है जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, दैट इज़ लिविंग वेज मिल रहा है कि नहीं। और इसी में लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करना है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, घर में आपने देखा होगा कुछ अचार का कुछ मतलब इस तरह से थोड़ा सा खोल लिया, अचार बेच रहे हैं, फिर कुछ बैग वैग बनाने का, तो इस तरह से जो घर में ही एक तरह से छोटा मोटा कुछ काम चल रहा है उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या किया, अब उसको लगा कि भाई मैं हमेशा तो ये सारी चीज़ें देख नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं वर्कर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर देता हूँ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो मैनेजमेंट में उनमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होगा, वर्कर्स के बिना कुछ काम कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एंड देन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, और यहाँ तक आपको याद कर लेना स्टोरी। और 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता। 4 इज इक्वल टू 4 यानी कि सभी के लिए सारी चीज़ें समान होंगी, यूनिफॉर्म होगी, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी सेक्स के लिए, दैट इज़ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर, सबके लिए समान चीज़ें होंगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डीपीएसपी नहीं है, तो ये तो आर्टिकल 44 के तहत आता है, ये आर्टिकल 43 के तहत आता है, राइट टू वर्क और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। वेलफेयर ऑफ पीपल हमने देखा आर्टिकल 38 के तहत आता है। लैंग्वेज वाला, लोकल लैंग्वेज वाला कोई डीपीएसपी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको 44 तक याद रखना है, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जहाँ से 45 से लेकर 50 तक 1 तक हम याद करेंगे, प्लस फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी डीपीएसपी को किस अमेंडमेंट यानी किस संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है, बारी बारी करके देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये आर्टिकल 44 तक ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज डैश इज द साइंस ऑफ आर्ट, डैश इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आई एम सपोर्ट विद यूसीसी, अच्छा चलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विनीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर सेरीकल्चर, फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती का विज्ञान और कला क्या है। तो विनीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स और उन ग्रेप्स का यूज़ करके वाइन बनाने से है विनीकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है यही फ्लावर से और ऑर्नामेंटल यानी जो सज्जा सजावट वाले जो पौधे होते हैं उनसे रिलेटेड है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बात करें तो ये बागवानी से रिलेटेड है कि भाई जो हम गार्डन में थोड़े वेजिटेबल्स और ये सब बो लेते हैं, ये वेजिटेबल फ्लावर, ये इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरी होता है सिल्क के जो वर्म होते हैं जो सिल्क प्रोड्यूस कर जिनसे किया जाता है उनकी रियरिंग और उनसे फिर सिल्क प्रोड्यूस करना। सिल्वी कल्चर नहीं होता है सिल्क वाला, ध्यान रखना। सिल्वी कल्चर किससे एसोसिएटेड होता है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग दी फॉरेस्ट्स। इसी तरह जरा बताइए एपीकल्चर किससे एसोसिएटेड है, एपीकल्चर एंड पिसीकल्चर, एपीकल्चर और पिसीकल्चर। तो एपीकल्चर ध्यान रखना, ये जो हमारी बीज होती हैं हनी बीज, हनी बीज उनकी रेयरिंग और उससे कैसे हनी प्रोड्यूस होगा, उन सबसे एसोसिएटेड है एपीकल्चर। एंड पिसीकल्चर है फिशेस की रेयरिंग और प्रोडक्शन से, फिशेस, ठीक है, जो फिशेस का पूरा रियरिंग करते हैं, मत्स्य पालन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम पिसीकल्चर बोलते हैं। और ये क्या है, मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्केल्प एंड फाउंड इन द डीप सी। निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, नॉस्टॉक, क्लामिडोमोनास। अब ये जो केल्प होते हैं, देज आर अ वैरायटी ऑफ ब्राउन एल्गे। क्या होते हैं ये,
ब्राउन एल्गे होते हैं, भूरा शैवाल होता है का प्रकार होते हैं केल्प। तो यानी एक तरह से यहाँ पे ब्राउन एल्गे के बारे में बताना है। जो क्लैमिडोमोनास है, जो आपका क्लैमिडोमोनास है, ये आपका एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गे है। कैसा है? ब्लू ग्रीन एल्गे है। नॉस्टॉक की बात करेंगे तो ये भी आपका एक ग्रीन एल्गे है, हरा शैवाल है ये। ठीक, अब यहाँ पे ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है ब्राउन एल्गे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछता है कि एल्गे के स्टडी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गे को हम किस नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्गे को किस नाम से जानते हैं, रेड एल्गे को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पे ब्राउन, पहले ग्रीन की अगर बात करें तो पहली बात तो स्टडी ऑफ एल्गे, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फाइकोलॉजी। ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके। इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं, ब्राउन को क्या बोलते हैं, रेड को क्या बोलते हैं। तो क्लोरोफाइके हो जाएगा ग्रीन एल्गे। ब्राउन एल्गे की अगर बात करें तो फाइयोफाइके, फाइयोफाइके। रेड एल्गे की बात करेंगे तो रोडोफाइके। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, एंड दैट इज़ कि ग्रीन एल्गे का एक एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगैरा। और स्पाइरोगैरा से पूछ लेता है कि इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, जबकि हम तुम्हें बता भी चुके हैं कैसे बनी हुई है। बाहर वाली इसकी जो एक दो होती हैं इसमें, बाहर जो बनी हुई है वो सेल्यूलोज की, और अंदर वाली बनी हुई है पेप्टिन की। ठीक है, जिसकी पेप्टिन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, भी हम पढ़ चुके हैं। अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ध्यान रखना, ये सवाल पूछता है। आगे हम देखेंगे जब रिप्रोडक्शन देखेंगे कि जो हमारे ग्रीन एल्गे होते हैं जैसे स्पाइरोगैरा, इनमें फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी नहीं। लैमिनेरिया इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और हमारा होता है, उसका नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नोन एज सरगैसम। ये एक तरह की ग्रास होती है, घास होती है ब्राउन कलर की, जो एक्चुअल में एक एल्गे ही है, ब्राउन एल्गे, जो कि आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। आपको पता है जो हमारा अटलांटिक ओशन है, महासागर है, जो एस शेप का महासागर है, उसका जो नदर्न पार्ट है उसके सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सरगैसो सी। एक सरगैसो सी देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। उसका नाम सरगैसम ग्रास की वजह से ही पड़ा है, जो एक तरह का ब्राउन एल्गे है। लैमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, इनको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो फ्यूकस होता है ये भी आपका ब्राउन एल्गे होता है। और एक चीज़, एक होता है आपका एल्गे से ही, ग्रीन एल्गे से मिलता है, उसका नाम होता है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गे से मिलता है, हरे शैवाल से। एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन और आयरन कंटेंट में काफ़ी रिच होता है जो क्लोरेला होता है। CGL 2022 में सवाल पूछा है क्लोरेला से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन रिलेटेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाई गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? गांधी जी के रिगार्डिंग कल हम देखे थे, इन्होंने एक स्लोगन दिया था। कौन सा स्लोगन था और किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था ये बताइए। और स्लोगन क्या देखे थे? जय हिंद देखा था, दिल्ली चलो देखा था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मैंने तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, ध्यान रखना, ये हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, अगर पूछ ले तो यहाँ पे जो हम लोग कल देखे थे वो था डू और डाई, यानी कि करो या मरो। डू और डाई देखे थे, करो या मरो, जो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि क्रिप्स मिशन का फेलियर हुआ था। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, उसके फेलियर की वजह से। अब मैंने तुम्हें बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, रेटिफिकेशन होना पड़ता था कांग्रेस के हर सेशन से। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठी थी, गोवालिका टैंक बॉम्बे में 1942 ने उसमें रेटिफाई किया था। ऐसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट इज़ NCM, असहयोग आंदोलन, इसके प्री फेस और आफ्टर मैथ में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ NCM पे अभी रह गए। प्री फेस से मेरा मतलब है कि NCM क्यों ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि NCM ओरिजिनेट होने का जो एक मेन रीजन था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया गांधी जी ने, उसका एक मेन कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन कारण था रॉलेट एक्ट, लेकिन उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रेटिफाई किया गया था जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको, जो 1920 में हुआ था, 1920 में इसको रेटिफाई किया था या फिर एंडोर्स किया गया था। देन इसके बाद 1920 में इसको लॉन्च किया गया बाई गांधी जी, और गांधी जी ने 1920 में इसको मर्ज कर दिया था खिलाफत आंदोलन से।
खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? ये आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन लोगों ने क्यों स्टार्ट किया था इसको? इसका लेना देना भारत से नहीं था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध चला था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे लड़ा गया था इसके बीच में। अब यहाँ हुआ क्या कि जीत गया कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो साइड है, ब्रिटेन सिर्फ एक कंट्री नहीं लड़ रहा था, ठीक है, ब्रिटेन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्रिटेन वाली साइड जीत गई और जो टर्की वाली साइड थी वो हार गई। टर्की में ही बैठते थे, जो आज को तुर्की हो गया है उसका नाम, तो तुर्की में ही बैठता था ओटोमन एम्पायर, यानी कि जो सुन्नी मुस्लिम्स होते थे उनका खलीफा, उसको हटा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इस वजह से सारे मुस्लिम्स चिढ़ गए और उसकी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है यहाँ पे शुरू किया गया था, जिसको गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से इसको मर्ज कर दिया था, ठीक। और इसको वापस लिया था 1922 में, 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। चौरी चौरा एक गांव का नाम है गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे वॉयलेंस हुआ था, काफ़ी सारे पुलिस वालों को यहाँ पे जला दिया गया था लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा, तो इसलिए जो है यहाँ पे गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार कंफर्म करना, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या ना वॉइस का आई थिंक इशू चल रहा है आजकल माइक में, तो इसलिए, ठीक है। तो गोरखपुर में जो है इसको ये हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड दैट इज़, पहले तो इसको हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास किया गया था, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप यानी कि शराब की दुकानों पर धरना, साइनिंग दी रेजोल्यूशन एट लाहौर फॉर पूर्ण स्वराज, ये आपका नहीं होगा, ये भी किया गया था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स भी किया गया था, ये सारी चीज़ें। लेकिन पूर्ण स्वराज जो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, 1929 में, जिसको कि प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसमें पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया था कि जो हमारा गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज है, ठीक है। तो 1929 में ये जो सेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, इसी पर्टिकुलर सेशन में 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। यही कारण है कि 26 जनवरी को ही हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया था, इन्फोर्स किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस लिया? और एक चीज़, हाँ, एक चीज़ ये है कि इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे यहाँ पे एक अपराइजिंग हुई थी जिसको मालाबार अपराइजिंग या फिर मप्पिला रिवोल्ट के नाम से जानते हैं, मप्पिला रिवोल्ट के या फिर मालाबार अपराइजिंग। यहाँ पे भी 1920 के टाइम पे हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, बट ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे और जो किसान थे, पेजेंट थे, वो मुस्लिम, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। प्लस यूपी में इसी टाइम पे ही एका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कौन सा? एका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, और इसको स्टार्ट किया था मदारी पासी ने। मदारी पासी ने इसको स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी अभी मैंने आपको रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और जो स्वराज पार्टी, अब जैसे कि आपको ये पता है कि जो स्वराज पार्टी है, इसको खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं, 1923 में बनी थी, 1923 में, ये आपको पता है, हम लोग देख चुके हैं। तो ये एक्चुअल में उसका लेना देना इसी से है। हुआ क्या था, यहाँ पे हर चीज़ का बॉयकॉट चल रहा था। गांधी जी ने बॉयकॉट स्टार्ट कर रहा था कि ये हम बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं, जो विधान परिषद हैं, या इनको भी बॉयकॉट करेंगे, यानी हम इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेंगे। लेकिन जब गांधी जी जेल चले जाते हैं इसके बाद 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, तो फिर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि अब हम बॉयकॉट को कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो एक जिन्होंने बोला कि कंटिन्यू रखते हैं, उनको बोला गया नो चेंजर्स, और जिन्होंने बोला नहीं अब इस बॉयकॉट को ख़त्म करते हैं, काउंसिल में एंट्री लेते हैं और वहाँ पे अपनी जो है डिमांड रखते हैं, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। और इन्हीं प्रो चेंजर्स ने ही स्वराज पार्टी को बनाया 1923 में, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट एनी पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का नागरिक होना पड़ेगा अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो। जेल अभी फिर से जाएंगे गांधी जी, ठीक है, रुक जाओ, इतना वो मत करो, अभी गांधी जी फिर से हम यरवदा जेल पूना भेजेंगे, वहाँ किताबें लिखवाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा, अब प्रेसिडेंट पे ही मैं बैक टू बैक क्वेश्चन रख रहा हूँ जानबूझ के, सो दैट प्रेसिडेंट एकदम सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारे आर्टिकल्स हमें याद हैं,
अब आप रिकॉल करो किस में क्या दिया हुआ है, 59 में क्या दिया हुआ है। अब आपको देखने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन ऑफ ऑफिस दी हुई हैं, शर्तें दी हुई हैं इसमें, कंडीशन ऑफ ऑफिस कि आप एमपी या फिर एमएलए नहीं हो सकते, और अगर हैं तो आप रिज़ाइन करिए। 60 में क्या दिया हुआ, ओथ। अगर आपको दिक्कत आती है ओथ यानी शपथ वाला आर्टिकल याद करने में, देखिए ओ की तरह लग रहा है कि नहीं, 60, तो 0 से ओ की तरह लग रहा है, तो ओथ यानी शपथ। शपथ कौन दिलाता है जरा कमेंट में बताएंगे, हु सिक्योर्स दी ओथ टू दी प्रेसिडेंट। 57 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दी हुई है एलिजिबिलिटी फॉर व्हाट, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी अगर आपको दोबारा से राष्ट्रपति बनना है, और ये क्या है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एलिजिबल होता है, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं होता। और आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन में हम देख चुके हैं कि क्या है, एक तो भारत के आप नागरिक हो, ठीक है, एक तो भारत के नागरिक हो, सिटीज़न हो, प्लस आपकी उम्र 35 साल यानी 35 ईयर्स हो, प्लस आप लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। योर क्वालिफिकेशन शुड बी इक्वल टू दी लोकसभा टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो फिर से आप प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, कम ऑन टाइम, इसको रिकॉल करिए, ठीक है। प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, ठीक है। और ज़रा बताइए कमेंट में, इम्पीचमेंट में, महाभियोग में क्या एमएलए लोग हिस्सा लेते हैं या फिर नहीं, और इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का किस कंट्री से लिए हैं, और कौन से ग्राउंड में इसको हम इम्पीच करते हैं, यानी इसका महाभियोग यानी इसके रिमूवल के प्रोसीजर को जो हम इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। प्लस कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट में को सिर्फ डील करेगा कौन, इनके इलेक्शन डिस्प्यूट को सिर्फ डील करेगा देश का सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है संविधान का उल्लंघन, दैट इज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एमएलए लोग इनके इम्पीचमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इनके इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसका प्रोसीजर भी समझ लो, कल तो ये समझ लिए तो कौन हिस्सा लेता है, आज इसका प्रोसीजर समझ लो कैसे इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है, जिस भी हाउस में आएगा उसको वहाँ के 1/4 लोग को साइन करना होगा। अगर लोकसभा में आ रहा है तो वहाँ के 1/4, और राज्यसभा में आ रहा है तो वहाँ के 1/4। और कल हमने देखा था कि लोकसभा में मैक्सिमम कितनी मेंबरशिप हो सकता है, अच्छा कल अभी नहीं देखा ये चीज़, ठीक है, कल वो मैं डिफेंस में क्लास ले रहा था वहाँ बताया था, ठीक। तो 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं लोकसभा में है तो वहाँ के 1/4 साइन करेंगे। उसके बाद जो है ये रेजोल्यूशन, अगर मान लो कि जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पीठासीन अधिकारी लोकसभा का, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना होगा इसको, यानी कि विशेष बहुमत से इसको पारित करवाना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में एक बारीक सा अंतर होता है। सिंपल में क्या होता है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब हो गया कि भाई जितनी मेंबरशिप है हाउस की, जैसे 543 है करेंटली लोकसभा की, तो उसके 2/3 लोग। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है आज जितने लोग मौजूद हैं और उसमें फिर जितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो उसके बाद जाएगा ये राज्यसभा में, अगर लोकसभा में आया है तो, और उसके बाद यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना होगा विशेष बहुमत से, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये समय होता है कि वो खुद को इस दौरान रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर लोकसभा राज्यसभा से दोनों पास हो गया तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा, और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। वहीं इलेक्शन में बात करें कौन कौन हिस्सा लेता है, तो इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलए यानी कि जो निर्वाचित विधायक और सांसद हैं वो हिस्सा लेते हैं। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन के डिस्प्यूट को कौन देखता है, वो देखता है सुप्रीम कोर्ट। और ये कौन से आर्टिकल में, 71 जो यहाँ पे लिखा हुआ, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन, महान स्नानागार कहाँ पाया गया, रोपड़ में, आलमगीरपुर, मोहनजोदारो या फिर राखीगढ़ी में, कहाँ पे। सर प्लीज़ टेल रेलिवेंट टीपीसी के लिए आपके बाद से जी के कवर हो जाएगा, बिल्कुल गौरव हो जाएगा। ग्रेट बाथ, अब हमने अभी तक सिर्फ एक सवाल पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, जिसको हम हड़प्पन सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हड़प्पन सभ्यता के नाम से, क्योंकि यहाँ जो पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। अच्छा, इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, ज़रा बताइए क्यों, और ब्रॉन्ज किसका अलग होता है। हड़प्पा की बात करें, किसने डिस्कवरी करी थी इसकी, दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी, 1921, 1921, इसी टाइम पे ही करी थी। राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने किसकी, मोहनजोदारो की खोज करी थी।
हड़प्पा किस नदी के किनारे और मोहनजोदारो किस नदी के किनारे, जगह कमेंट में बताएंगे। और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ के लोग कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बना के उसके टूल्स इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। टाइम पीरियड कितना है आईवीसी का? तो टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 से फिर 1750 बीसी। अब ये कॉपर कहाँ से उठाते थे? याद करो, मैंने मिनरल्स आपको पढ़ाए थे, और मिनरल्स मैंने बताया था कॉपर की कौन कौन सी 2 माइंस पढ़ाई थी। एक तो खेतड़ी माइन पढ़ाई थी जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। और एक मलज खंड पढ़ाई थी आपको मैंने, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में है आपकी मलज खंड। तो यहाँ से उठाते थे कॉपर और अफगानिस्तान से लेते थे टिन। तो यहाँ पे डेवलप हो गया क्या? हड़प्पन सभ्यता, इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे 2500 से 1750 बीसी के टाइम पे। हड़प्पा की अगर बात करें तो मैंने पूछा था किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, ठीक। प्लस हमने देखा था कि इसकी नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सुतका गंडौर पाकिस्तान। ये हमारे एकदम एक्सटेंशन है इसके। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। आलमगीरपुर यूपी में है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो मोहनजोदारो फिर आंसर होगा। और ये हरियाणा में है। हरियाणा में ही इसकी सबसे ओल्डेस्ट साइट भी है। क्या तुम्हें पता है इस चीज़ को लेके? हरियाणा में ही इसकी ओल्डेस्ट साइट भी है पुरानी, उसका नाम क्या है? बिराना। ये क्या है? ओल्डेस्ट साइट है। और ज़रा बताइए डॉकयार्ड कहाँ पे मिला था हमको? डॉकयार्ड ये कहाँ मिला था? तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रेट बाथ के बारे में। तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला? मोहनजोदारो में मिला। और इस समय कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे? जॉन मार्शल। और अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत के जो पुरातत्व विभाग है उसके पिता। लेकिन इस समय जब इसका एक्सकेवेशन हुआ था 1921 में, तो जॉन मार्शल थे। मोहनजोदारो आंसर होगा। ग्रेट बाथ ये आपकी स्क्रीन पे है, आपने मोहनजोदारो पिक्चर मूवी भी देखी होगी जिसमें पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन रहते हैं। तो ये है आपका ग्रेट बाथ। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पहली बात तो विशाल स्नानागार किस पर्पज़ से यूज करते थे? रिचुअल पर्पज़ से। और इसका जो बेस है ये किस शेप में था? ये था आपका रेक्टेंगुलर शेप में, ध्यान रखिएगा इसको, रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और चलो मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ, एंड दैट इज़ कि जो हड़प्पन हमारी सभ्यता, जो भी हड़प्पन साइट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी। जो ऊपर वाला पार्ट होता था, ये तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, सीटाडेल एक्चुअली में बोलते थे उसको, लोअर टाउन। अब इसको छोड़ दो नहीं तो ओवर बर्डन हो जाओगे। अभी सिर्फ इतनी चीज़ें आपको रिटेन रखनी है। अभी और भी हड़प्पा से क्वेश्चन लेंगे हम, तो वहाँ पे देखेंगे। ये है ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार बोलते हैं। ये सब, ये क्या कर रहा है भाई छिप के बैठ के यहाँ पे? ठीक है, लार्जेस्ट ये था, लार्जेस्ट आपका ये बिल्डिंग था इसमें, या फिर लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसमें पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ग्रेट ग्रैंड विशाल अन्नागार, यानी ये लोग ग्रेन्स को, अनाज को यहाँ पे स्टोर करते थे, उसका भंडारण करते थे यहाँ पे, ठीक है, और उसको ट्रेड करते थे। तो हड़प्पन जो थे वो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, वो ट्रेड करते थे। किसके साथ ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया के लोग जो थे उनके साथ ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया के कहाँ का सिविलाइजेशन है? ये इराक का कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, यानी जिस समय हड़प्पा चल रहा था उस समय इराक में फॉग नहीं, मेसोपोटामिया चल रहा था। और मेसोपोटामिया के लोग, यहाँ के जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये हड़प्पन लोगों को किस नाम से बुलाते थे, जो वहाँ की सील्स में हमें पता चला। ये जो ग्रैनरी है अन्नागार, ये तो मोहनजोदारो में है, हड़प्पा में भी एक थी। और इस बार अभी आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट है, फिर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इसकी जो ब्रिक्स थी, ईंटें, वो किस पैटर्न में बनी हुई थी। तो ध्यान रखना सर्कुलर पैटर्न में थी। और इसकी जो हड़प्पा की जो ग्रैनरी है वो ऐसे एक नहीं थी, एक बड़ी सी नहीं थी, ना रोज में थी, ऐसे 6 रो इस साइड और 6 रो इस साइड। तो टोटल 12 ग्रैनरीज थी, 6 इन ईच साइड। और उनका जो बेस था वो सर्कुलर ब्रिक्स से बना हुआ था। क्लियर? और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं इनको मेलुहा के नाम से बुलाते थे, ठीक है, हड़प्पा वालों को मेलुहा से नाम से बुलाते थे। ये क्या है? ये आपका मोहनजोदारो में जो चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको बारी बारी करके दिखा रहा हूँ। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये बने हुए हैं स्टिएटाइट के। स्टिएटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता था, सॉफ्ट पत्थर होता था। ये है प्रोटो शिवा, जो आप लेफ्ट साइड में अपने देख पा रहे हैं। दिस इज दी प्रोटो शिवा जी की ये सील है, प्रोटो शिवा,
जिनको कि हम प्रेजेंट डे शिवा से वो करते हैं। ये इनका फेस है, ये हॉर्न्स हैं, इनके सींग हैं, ये इनके हाथ हैं, ये इनके पैर हैं, यौगिक पॉस्चर में बैठे हुए हैं। और इनके अराउंड हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो ये टाइगर साहब हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डियर, एक यहाँ डियर है, एक यहाँ टूटी हुई मिली थी ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ पे डियर है, दो हमें यहाँ पे डियर यानी हिरन देखने को मिले। ये बुल है, ठीक है, ये बुल है, ये राइनो है, राइनोसिरस है, और ये है हमारा एलिफेंट, हाथी मेरा साथी, तो ये है एलिफेंट। तो ये हमें एनिमल्स देखने को मिले। यहाँ पे जो ये क्या लिखा हुआ है कुछ, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे। बहुत सोफिस्टिकेटेड इनकी स्क्रिप्ट नहीं थी जैसे मेसोपोटामिया वालों की थी, तभी तो पता चला कि मेल हुआ। इनकी हम पढ़ नहीं पाए आज तक हड़प्पा वालों की, बिकॉज ये किस स्टाइल में लिखते थे, बाउस्ट्रेफेडॉन, यानी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से। ये कौन है, ये है हमारे मोदी जी, ठीक है। तो ये कौन है, ये है हमारे, इनको बोलते हैं बियर्डेड मैन, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं। अब मोदी जी होंगे तो मेलोनी जी हों, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये हमारी मेलोनी जी। तो ये क्या है, ये है आपका डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ये सब चीज़ें मिली हैं मोहनजोदारो से। तो डांसिंग गर्ल का ये स्टैचू है, हाइट इसकी 10.5 सेंटीमीटर है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ब्रॉन्ज में भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है उससे बनी हुई है, और ये त्रिभंग पॉस्चर में है, ठीक है। ये जो हाइट है, ये IBACIO का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। देन अगर हम बात करें, ये क्या है, ये गॉडेस अर्थ, मदर अर्थ की जो है हमारी है, यहाँ से इनके वूम्ब से एक पेड़ सा निकलता हुआ दिखाया गया, जिससे कि ये पता चलता है कि इनको फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में पूजा जाता था ताकि फसल वगैरह अच्छी हो, ठीक है। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और ये बनी हुई थी जो हमारी गॉडेस अर्थ की, टेराकोटा। टेराकोटा इज़ अ बेक्ड अर्थ, यानी कि जो मिट्टी को पका के बनाते हैं, बेक्ड अर्थ टेराकोटा। और ये सब किसके बने हुए हैं, सब स्टिएटाइट के दोनों बने हुए हैं, ये क्लियर। तो डॉक यार्ड मिला लोथल में, और लोथल किस नदी के किनारे देखने को मिला, ये देखने को मिला भोगावा नदी के किनारे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द नोवेल द वाइट टाइगर वॉज रिटन बाई, उपन्यास द वाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया, अमिताभ घोष। कितनी अच्छा दिल आ गया क्या, 10.5 इंच नहीं भाई विकास, 10.5 सेंटीमीटर है वो, इंच नहीं है, ठीक है। अब बाकी तुम किसी और सेंस में लिख रहे हो तो हमें पता नहीं। वाइट टाइगर की अगर बात करें, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा, इंदु सुंदर सेन या फिर अमीश त्रिपाठी, तो वाइट टाइगर लिखी है अमिताभ घोष ने। नहीं 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 नहीं, ये लिखी है अमिताभ घोष ने नहीं, ये लिखी है अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अमिताभ घोष ने तो लिखी है कौन कौन सी, इन्होंने लिखी है सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन्स, शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, हंग्री। अच्छा ध्यान रखना, एक डिवाइन टाइड करके है, वो एक एल्बम है रिकी केज की, रिकी केज की, जिसके लिए उनको ग्रैमी मिला था, अभी पूछा था रिसेंट एग्जाम में, ठीक है। रिकी केज की वो है डिवाइन टाइड्स, ठीक है। तो हंग्री टाइड्स ध्यान रखना, एक बुक है अमिताभ घोष की। और रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक ये है किसकी, अमिताभ घोष की। अरविंद अडिगा जी की वाइट टाइगर हो गई, सिलेक्शन डे हो गई, जिसमें क्रिकेट के सिलेक्शन का दिन दिखाया जाता है, एक छोटे बच्चे और उसके फादर जाते हैं साथ में जो रिक्शा चलाते हैं। लास्ट मैन इन टावर, ठीक है, लास्ट मैन इन टावर, ठीक है। बात करें अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी की जो भी बुक्स हैं, अब जैसे मैंने बात बोली भी थी आपसे, जिसका काम फ़ायदा आया काफ़ी लोगों को, कि इनकी बुक्स में भगवान और इस तरह के नाम देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी किताबें रामायण इनसे ज़्यादा रिलेटेड हैं। जैसे कि इनकी एक किताब का नाम है रावण, रावण द डिस्ट्रॉयर ऑफ आर्यवर्त, एक किताब का नाम है सीता, ठीक है, एक किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ नागा, जो कि भगवान शिव से एसोसिएटेड हमें पता है, सीक्रेट ऑफ नागास, है ना। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो जो भगवान और इस तरह की जो किताबें हैं वो किसकी हैं, अमीश त्रिपाठी की। और एक और है राइटर देवदत्त पटनायक, या तो उनकी होगी या तो इनकी होगी, पक्का इसमें बात, ठीक है। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेतन भगत की जो किताबें होती हैं उनमें हमें डिजिट देखने को मिलती हैं, जैसे 5.1, ये चीज़ें मतलब हेल्प करी लोगों को। अमीश त्रिपाठी की एक ऐसी बुक पूछ ली थी, मुझे अभी भी वो मतलब एकदम से अभी रिकॉल नहीं आ रही है, अभी CHSL या फिर CPU, आई थिंक CHSL में ही पूछा उसने, ठीक है। और मैंने आपको बोला था इस तरह से भगवान के नाम देखे, सर यही पूछी थी, सॉरी यही पूछी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रावण वाली, तो लोग सही करके आ गए थे, ठीक है। ऐसे ही चेतन भगत में मैंने बोला था डिजिट, तो उनको बुक याद नहीं थी काफ़ी लोगों को, लेकिन उनको पता था डिजिट, तो 5.7 आई थिंक पूछी थी उसमें। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 states, 1 night at the call center,
वन इंडियन गर्ल, ठीक है, वन नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, वन इंडियन गर्ल, इस तरह से, ठीक है, 400 डेज, तो ये सब किसकी बुक्स हैं? चेतन भगत जी की। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन, वायुमंडलीय तापमान किस पर नहीं निर्भर करता है? सैलिनिटी ऑफ ओशंस, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसको हम क्लाइमेट से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि क्लाइमेट किस पे नहीं डिपेंड होता और किस पे डिपेंड होता है। ध्यान रखना, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट में हम 30 साल का डेटा लेते हैं, लॉन्ग टर्म, किसी जगह का वेदर है तो उसको वेदर को 30 साल तक ट्रैक करेंगे और तब वहाँ के क्लाइमेट पे ठप्पा लगाएंगे, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कानपुर है, तो कानपुर में आज बारिश हो रही तो हम यहाँ का क्लाइमेट रेनी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि भाई आज वेदर रेनी है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा ड्राई टाइप है। वहीं अगर हम शिलोंग चले जाएंगे तो शिलोंग में अगर मान लो आज धूप निकली तो हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है ना, वहाँ पे अक्सर बारिश होती है तो इसलिए वहाँ का रेनी क्लाइमेट बोलेंगे, वेदर ड्राई हो सकता है वहाँ का, ठीक है। तो ये 30 साल ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या फिर अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ये अक्षांश पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? मान लो इक्वेटर के पास कोई जगह है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, कोई पोल्स के पास जगह है, ध्रुवों के पास, तो वहाँ ज़्यादा ठंडी होगी, सिंपल। डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अभी हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन अभी समझ लीजिए। डिस्टेंस ऑफ सी का मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस ऑफ सी का मतलब ये होता है कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ में जैसे हमारी मुंबई भी आ गई, हमारी यहाँ बैंगलोर आ गई, हमारी कोची आ गई, यहाँ चेन्नई आ गई, ठीक है, भुवनेश्वर आ गई, उड़ीसा में कैलकाटा आ गई, तो यहाँ पे क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है, जो तापमान की जो रेंज होती है वो मिनिमम होती है, रेंज मिनिमम होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं गर्मी बहुत गर्म और सर्दी बहुत सर्द, ऐसा नहीं होता है, तो रेंज कम होती है। लेकिन वहीं कानपुर, दिल्ली, यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे यानी इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में, इंटीरियर में चले जाओगे तो यहाँ पे रेंज ज़्यादा हो जाएगी, किसकी? टेम्परेचर की। डायरनल रेंज होता है यानी डेली रेंज, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि किनारों में क्या होता है, किनारों में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, जो समुद्र होता है उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, यानी मॉडरेट बना देता है क्लाइमेट को, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस अंदर तक पहुंच नहीं पाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीयता। समझ आई बात? तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सी भी आ गई। ऑल्टीट्यूड, हाइट, हाइट कैसे इन्फ्लुएंस करती है? अब मैं तुमसे बोलूँ आगरा ले लो और शिलोंग ले लो, दोनों ही, अभी मैंने बोला ना कि अगर जैसे लैटिट्यूड तुम ऊपर जाते जाओगे ठंडक बढ़ती जाएगी, मैं बोल रहा हूँ सेम लैटिट्यूड पे खड़े हुए हैं, आगरा और शिलोंग दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, मैप पे देख लेना चाहे। लेकिन आगरा में तो रेंज बहुत ज़्यादा होगी टेम्परेचर की, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे तो खूब गर्मी पड़ती। शिलोंग नहीं, आई थिंक दार्जिलिंग है इस पर, ठीक है, दार्जिलिंग है। अब दार्जिलिंग में आप चले जाओ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दार्जिलिंग में अक्सर वहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलती है, बड़ा प्लेजेंट टाइप वेदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे लोकेटेड है ना, ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे है। आगरा हाइट में नहीं है, तो हाइट का भी फर्क पड़ जाता है, भले सेम लैटिट्यूड में, लेकिन हाइट में लोकेटेड है ऊपर। तो जैसे ऊपर जाते जाओगे तुम्हें पता है टेम्परेचर घटता जाता है ऊपर जाने पे, क्योंकि हम ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में है, तो ऊपर जाने में टेम्परेचर, तापमान घटता है। इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैलिनिटी ऑफ ओशंस, है ना, ठीक है, इसके सैलिनिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, सैलिनिटी एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारा समुद्र होता है, तो समुद्र में एक ऐसी लाइन होती है जिसके नीचे जाने पे, पहली बात तो इतनी बात तो सबको समझ आती है ना कि नीचे जाने में सैलिनिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट नीचे सेटल डाउन होता है, जैसे पानी है, पानी में तुम नमक डाल दो तो नीचे बैठेगा ना, तो वैसे ही सॉल्ट नीचे जाएगा, तो नीचे जाने में सॉल्टीनेस बढ़ेगी। एक ऐसी लाइन आती है जिसको हेलोक्लाइन बोलते हैं, जिसके बियॉन्ड एकदम से सैलिनिटी बढ़ती है, उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। थर्मोक्लाइन क्या होती है? वो लाइन मतलब, या फिर हम जब नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, और एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जहाँ से टेम्परेचर रैपिड डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ध्यान रखना, हेलो वर्ड जो है ये एल्कलिनिटी या फिर सैलिनिटी से एसोसिएटेड है। इनकरेक्ट चुनना है आपको इसमें से, बताइए कौन सा स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है, और जरा बताइए स्तूपा भगवान बुद्ध की किस जीवन के कौन से पड़ाव से एसोसिएटेड है, यानी इनके किस लाइफ इवेंट से एसोसिएट करते हैं स्तूपा को। तो स्तूपा ये है जिसको कि हम भगवान बुद्ध के डेथ का सिंबल मानते हैं।
माना जाता है कि इन स्तूपों में भगवान बुद्ध और कुछ हमारे जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व होते हैं हमारे वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट के गुरु। फोर्थ कल बताए थे कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जरा बताओ कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? उसमें चौथी थी, उसमें बुद्धिज्म हीनयान और महायान में बट गए थे ये। तो महायान से एसोसिएटेड बोधिसत्व, वो बोधिसत्व वो गुरु हैं बुद्धिज्म के जिन्होंने निर्वाण के पाथ पे नहीं गए, वो जाना चाह रहे थे, गए लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, सो दैट वो बाकी लोगों को पढ़ा सकें और उनको निर्वाण अटेन करवा सकें। खैर उसको छोड़ो, अभी यहाँ पे फोकस करो। तो ये स्तूपा है। स्तूपा में सबसे पहले तो तुम्हें एक गेट देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं तोराना। ठीक, तुम अंदर आओगे, ये जो रेलिंग देखने को मिल रही है इनको बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका बोलते हैं। ये अंदर जो ये प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ दिख रहा है, ये गोल 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 गोल, इसको बोलते हैं मेधी। ये जो दिख रहा है आपको अंडा टाइप का, ये हेमिस्फेरिकल डोम, ये अंडा है। ये आपका हर्मिका है, ये आपकी छत्र है। इससे पूछ लेता है क्वेश्चंस। स्तूपा की अगर बात करें, सांची सबसे पुराना स्तूपा है पूरे विश्व का, ना सिर्फ भारत का। इसको बनवाया था अशोक ने, एमपी में है, सांची में है। और यहाँ पे एक इसके लिए फेस्टिवल होता है, सी से नाम शुरू होता है, बता दोगे अभी 2 रुपए की टॉफ़ी तुम्हें देंगे गिफ्ट में। धामेक स्तूपा, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सारनाथ पे। सारनाथ भगवान बुद्ध ने क्या किया था सारनाथ में? बावीकोंडा स्तूपा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, स्तूपा तुम देखोगे साउथ इंडिया में ज़्यादातर अगर देखने को मिलेंगे भी तो वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको कन्फ्यूज़ मत करना नेम ड्रॉलिंग से। नेम ड्रॉलिंग स्तूपा नहीं है। नेम ड्रॉलिंग ये एक आपकी मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जहाँ पे मतलब ये लोग रहते हैं बुद्धिस्ट लोग, ठीक है, मोनेस्ट्री है जो कि बाइलाकुप्पे कर्नाटक में है। बाइलाकुप्पे कर्नाटक में है ये नेम ड्रॉलिंग। इसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं इस मोनेस्ट्री को। सारनाथ में भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में। पिपरवा जो स्तूपा है सिक्किम में नहीं है ये, तो यही गलत हो जाएगा। कहाँ है? पिपरवा उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में आपको देखने को मिलेगा पिपरवा। क्लियर? और अगर हम बात करें और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मैं चलो आपसे पूछता हूँ, चौखंडी स्तूपा कहाँ पे है? चौखंडी, और यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चौखंडी कहाँ पे है? और रामभर स्तूपा कहाँ पे है? रामभर स्तूपा, महाबोधि स्तूपा, और सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? महाबोधि स्तूपा, शांति स्तूपा, और लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? सबसे बड़ा, भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में तो बोरबुडूर है इंडोनेशिया में, भारत की बात कर रहा हूँ। चौखंडी कहाँ पे है? ये वहीं है सारनाथ में, जहाँ पे धामेक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। रामभर कहाँ है? ये वहीं है जहाँ गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, या फिर क्या हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। इस क्या होता है महापरिनिर्वाण, जरा बताओ। महापरिनिर्वाण हुआ था। और महाबोधि वहाँ है जहाँ गौतम बुद्ध जी को निर्वाण हुआ था, बोध गया में। निर्वाण क्या होता है जरा बताओ। बोध गया में क्या हुआ था? निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। और महापरिनिर्वाण होता है डेथ। तो गौतम बुद्ध जी की डेथ यहाँ पे हुई थी। शांति स्तूपा है, बड़ा अच्छा सा स्तूपा है, और सफ़ेद सफ़ेद स्तूपा है लद्दाख में। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो ये है बोलो जुबां केसरिया। कहाँ पे है? कहाँ के लोगों की ज़्यादा जुबां केसरी रहती है? या तो यूपी या तो बिहार, ठीक है, तो यूपी या तो बिहार, तो ये बिहार में है। और कुछ यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था 2 रुपए की टॉफ़ी वाला क्वेश्चन। ये आपका फेस्टिवल है चेतिया गिरी विहार, चेतिया गिरी विहार फेस्टिवल। अच्छा, ये विहार क्या होता है? विहार जो होता है ये वो जगह है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य वो होता है जहाँ पे बुद्ध मंक्स या फिर नन्स, बिच्छू या फिर भिक्षुनी पूजा करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लोग वर्शिप करते हैं। और विहार जहाँ पे ये लोग रहते हैं, रेजिडेंस, ठीक है। और गौतम बुद्ध जी की पहली भिक्षुनी कौन थी बताइए ज़रा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड, उनकी फॉस्टर मदर ही थी, हिंट है आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? गोपीनाथ बरदौली, पी सुब्रमण्यम सुब्रायन, राजेंद्र प्रसाद, या फिर भीमराव अम्बेडकर, बताइए।
सही आंसर क्या होगा? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया हो, अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया है। अंबेडकर जी ही तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी में कितने मेंबर थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में, मसौदा या फिर प्रारूप समिति में। और अंबेडकर जी देश के पहले कानून मंत्री थे। इनकी किताबों के नाम ध्यान रखने ना लगे हाथ। एनहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी किताब का नाम है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी किताब का नाम है। बुद्धा एंड हिज धम्मा जो इनके डेथ के इन्होंने अपने कुछ ही दिन पहले ही ख़त्म करी थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इनकी कुछ बुक्स के नाम हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझ लिया करो, इतना नहीं कि सर राइटिंग अच्छी बनाया करो, धम्मा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस खत्म बात। ठीक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब यहाँ पे किस किस ने ड्राफ्ट किया था? ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन अंबेडकर जी थे। देन इसमें और 6 लोग थे। वो कौन थे? मुंशी जी थे जो मेंबर थे। मुंशी जी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसके भी ये एक मेंबर नहीं, चेयरमैन थे। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी माइनर कमेटी थी। टोटल 8 मेजर और 13 कहीं कहीं पे 14 दी होती हैं माइनर कमेटीज़ थी। और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी। मोहम्मद सादुल्ला, अय्यर, अयंगर, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये सब लोग थे इसमें। टीटी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद करो संविधान सभा में हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसके पहले टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले परमानेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर संविधान सभा कानून बनाने के लिए बैठती थी तो इसके चेयरमैन जीवी मावलंकर हो जाते थे, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। इसमें चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान को बनाने में समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 18 दिन, तो इतना भी वो एसएससी वो चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं खेलता है कि 17 दिन भी ऑप्शन में दे देगा और 18 भी दिन भी दे देगा, इतना नहीं खेलेगा। ठीक है, तो 17 हो गया तो 18। अब यहाँ पे बात करें टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। कितने दिन चले थे? 165 दिन तक चले थे। कितने लोगों ने साइन किया था? 284 लोगों ने साइन किया था। वेमेन कितनी थी जिन्होंने साइन किया था? 11 थी। वैसे तो टोटल 15 थी, लेकिन साइन किए थे 11 लोगों ने। किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा जी ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। किसने डेकोरेट किया था? तो ये नंदलाल बोस जी ने इसको डेकोरेट करने का काम किया था। और वसंत कृष्ण वैद्य जी ने जो है इसको हिंदी में लिखा था। ठीक है, रायज़ादा जी ने इंग्लिश में लिखा था। ये कल चीज़ें हम देख चुके हैं। और बोस जी जो शांति निकेतन से थे, शांति निकेतन याद करो 41st हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कल गलती से मैंने 41st पूछा था, 41st ही टिक किया शांति निकेतन, लेकिन होयसाल की जगह 42nd बोला होगा, लेकिन 41st लिख दिया। उसमें आप लोगों ने कल बताया तो, लेकिन ढंग से नहीं बता पाया जिस समय आप बोल तो रहे थे, लेकिन मैं सोचा कि, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे देखा तो सही मैंने टिक लगा रखा था। खैर, तो 41st हमारा कौन सा बना है? शांति निकेतन। उसी शांति निकेतन से नंदलाल बोस जी जो इन्होंने की डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रियम्बल को। शांति निकेतन कब बना था? 1901 में। देन विश्व भारती यूनिवर्सिटी कब बनी? 1921 में। वे 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। पक्का पूछेगा CGL में। और कल मैंने बोला, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले डाला था ना कि पक्का पूछेगा प्रणाम स्कीम के बारे में, और कल पूछा कि नहीं CHSL 3rd शिफ्ट में। और ऐसा नहीं कि आपको कि मैंने तो 15-20 स्कीम डाल दी थी, सिर्फ एक स्कीम मैंने वहाँ पे डाली थी टेलीग्राम पे, सिर्फ एक, और वही मैंने बोला तो पक्का आएगी और आगे कल। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना, ये भी पक्का आएगा शांति निकेतन वाला। 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 42nd कौन बनी है? होयसाल की कैपिटल क्या थी? हालेबीडु थे। किस तरह के टेम्पल थे जरा बताओ, किस शेप के टेम्पल थे? कौन सा टेम्पल? एक तो होयसालेश्वर बताए थे और एक चन्ना केशव टेम्पल बताए थे। किस शेप में? स्टार के शेप में। ठीक है, तारे के शेप में इनके टेम्पल थे। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। किस स्टाइल में है? वेसर स्टाइल में। ये वेसर स्टाइल लाया कौन था? चालुक्य लाए थे। ठीक, सेंट्रल इंडिया में। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस ये चीज़ क्लियर हो गई तो हो गई फिर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अभी। और ये पता होना चाहिए कल हमने किस क्वेश्चन जब कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें देखी थी। जब हमने देखा था नेशनल फ्लैग, इसके डिज़ाइनर कौन थे जरा बताना है आपको, डिज़ाइनर कौन थे इसके। और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया था हमने? 22 मई 1947 को इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, सॉरी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। एंड 24 मई 1949 को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था। और डिज़ाइनर थे पिंगली वेंकैया जी।
ठीक है, पिंगली वेंकैया जी, और 3:2 यानी लेंथ, फ्लैग का रेशियो बता रहा हूँ, फ्लैग की लेंथ और फ्लैग की विड्थ या फिर हाइट 3:2 होती है। नेशनल फ्लैग को सबसे पहले फॉरेन सॉइल में किसने हमारे भारतीय झंडे को फहराया था, ये आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से। अब ये मत सोचना इतनी सारी चीज़ें, इसमें से 80% चीज़ें कल पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे बस, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, हैज़ एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ, तो कितना एवरेज ग्रेडियंट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। मैडम बीका जी, कामा बिल्कुल सही है। कब? 1907 में। कहाँ पे? स्टटगार्ट जर्मनी में। अब ये क्या होता है सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये किस खेत की मूली है? तो ये खेत में नहीं है, समुद्र में पाया जाता है। अब एक्चुअल में जो हमारा ओशन होता है उसके जितने भी रिलीफ फीचर होते हैं, यानी जितने भी प्रमुख, जितनी भी हमारी महासागरीय विशेषताएं हैं ओशन के फीचर्स, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। मेजर रिलीफ फीचर, माइनर रिलीफ फीचर। मेजर में आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज एंड अबिसल प्लेन, जिसको डीप सी प्लेन भी बोल देते हैं हम, ठीक है, डीप सी प्लेन। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे महाद्वीपीय, क्या बोलेंगे, मग्न तट, ठीक है, इसको बोलेंगे महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय उठान, और इसको बोलेंगे समुद्र का मैदान। कितना बढ़िया राइम किया। अब ये क्या होता है कि जस्ट जहाँ से ज़मीन खत्म होती है वहीं से ये शेल्फ स्टार्ट हो जाता है, एंड इट इज़ रिच इन फॉसिल फ्यूल। जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। क्लियर? एंड ये हो गए हमारे मेजर। माइनर क्या क्या होते हैं? माइनर में होते हैं हमारे जैसे कि समुद्र में, तुम्हें पता है समुद्र में भी माउंटेन होते हैं, उनको सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। लहरें आती हैं, इसको फ्लैट कर देती हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्योट। ग्योट बोलते हैं फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। अटोल होता है, अटोल इस तरह से कोरल रीफ होती हैं, और सेंटर में पानी होता है, अटोल बोलते हैं उसको। कोरल रीफ खुद हो गई। ये सब होते हैं हमारे माइनर रिलीफ फीचर्स। रिजेस हो गई, ट्रेंचेस हो गए, यानी इन चारों को छोड़ के सब माइनर हैं। कितना पूछ रहा है शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है? 1 डिग्री या उससे कम। और सबसे वाइड कहाँ पे है? वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे है? तो ये साइबेरिया में है। साइबेरिया में सबसे चौड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which of the following dance forms is Mati Akhora used as the basic exercise pattern that facilitates various dance poses? Mati Akhora किससे एसोसिएटेड है? पानी पी ले थोड़ा सा। सतरिया, मणिपुरी, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? तो माटी अखोरा की अगर बात करें तो ये एक तरह का स्टेप होता है किसमें? सत्तरिया में, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सत्तरिया में हमने क्या क्या पढ़ा है? अब गुरु शंकर देव इसके फाउंडर माने जाते हैं। 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण जी का मतलब फ्लूट बजाते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। देन भावना अंकिया नाट, चालू, झुमरा, नाडू भांगी इससे एसोसिएटेड टर्म है। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिनको 2019 में भारत रत्न मिला इनको, ठीक है। गुरु और कौन कौन हो जाएंगे? और कौन हो जाएंगे इसके अलावा सत्तरिया में? तो हमारे गुरु घनाकंठा बोरा हो जाएंगे, बारबायान जिसके सरनेम में हो जाएगा वो हो जाएंगे, मणिराम दत्ता हो जाएंगे। तो ये सारे किस्से हमारे सत्तरिया से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी भी हमारा एक इसी स्टेट के बगल में, असम के पास में ही है मणिपुर, जो कि अगेन मणिपुरी में ये भी एक क्लासिकल डांस है, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है ये भी, ठीक है। इससे जो एसोसिएटेड हैं वो हैं जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम। चोलोम जो है यहाँ पे इसमें मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है, और इसको मणिपुरी रास लीला के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप डांस होता है, जो नाचता है वो ऑडियंस से नज़रें नहीं मिलाता है, मिलाता नहीं है, ठीक है। और मणिपुरी की अगर बात करें तो इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे मणिपुरी के? तो मणिपुरी के एक्सपोनेंट हो जाएंगे जैसे हमारी झावेरी सिस्टर्स हो जाएंगी, झावेरी बहनें हो जाएंगी, देवयानी चालिया हो गई, देवयानी चालिया। गुरु बिपिन सिंह, जिनको कि हंजाबा का टाइटल दिया था, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे इनके समय में, तो ध्यान रखना इनको टाइटल दिया था हंजाबा का। और गुरु सिंघाजीत सिंह, ठीक है, गुरु
सिंघाजीत सिंह। देवयानी चालिया हो गई, झावेरी सिस्टर हो गई, निर्मला मेहता और एक लिख लो, ठीक है, निर्मला मेहता। तो हमने ये तो पता ही था हमें सत्तरिया के बारे में सारी चीज़ें, एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखी एंड दैट इज़ माटी अखोरा, और इसके अलावा हमने मणिपुरी के बारे में सारी चीज़ें समझ ली आज, ठीक है। तो 2 हमारे क्लासिकल डांस अच्छे से कवर हो गए, सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई, सत्तरिया और मणिपुरी। नॉट अमंग जरा बताइए कौन सा हमारा टेक्स्ट है जिसमें कि क्लासिकल डांसेस के बारे में मेंशन है, जो 8 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, और किसने उसको कंपोज किया। नॉट अमंग दी कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाणिज्यिक स्रोत में कौन सा नहीं है इसमें। वाणिज्यिक स्रोत वो होते हैं जिसके लिए हमें पे करना होता है, पैसा देना होता है। पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ी में पैसा देते हो, बिजली आती है घर में पैसा देते हो, बिल्कुल देते हो। लकड़ी का जो होता है, लकड़ी से जो चूल्हा जलता है, क्या उसके लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं, जाओ खेत में काट लाओ कहीं से और जला लो। और हाइड्रो पावर के लिए भी देनी पड़ती है, ठीक है, तो इनको कमर्शियल बोलते हैं। अच्छा, और भी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि मतलब कि जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि एक होते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो परंपरा से चले आते आ रहे हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट कौन सी गैस होती है, प्रमुख घटक क्या होता है? कोयला हो गया, बायोमास हो गया, ये सब, ठीक है। यूजुअली इसमें अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? यानी कि ऊर्जा के वो स्रोत जो नवीकरणीय नहीं है, यानी कि जो जिनका अपक्षय हो जाता है, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि अगर हम इनको यूज़ कर लेंगे तो ये डिप्लीट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको कि हम नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं, फिर अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी बोलते हैं, इसमें हमारे जैसे कि बायोमास इसी में आता है। इसमें हमारे आ जाते हैं कि जैसे सोलर एनर्जी। अब सोलर सनलाइट से मेरे अगर मान लो छत में सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो ले लेगा तो सोलर एनर्जी कम हो जाएगी या फिर किसी दूसरे की छत में कम पहुंचेगी, दूसरे वाले को कम मिलेगी। वो तो गिरनी थी, आपने उसको ट्रैप कर लिया, बस आपने फ़ायदा उठा लिया उसका। इसलिए चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे आपकी हाइड्रो एनर्जी हो, ये सब आपके क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, और इनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ज़ीरो होती है। मतलब ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि एक अच्छी सी जॉब नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई उस अच्छी सी जॉब की जो मंथली सैलरी थी वो, समझ रहे हैं आप? या फिर आपकी मम्मी काम नहीं कर रही हैं, मतलब आपकी मम्मी घर पे काम कर रही हैं, हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, जिसका कोई जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सवाल पूछा था अभी, कोई जीडीपी में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो चाहती तो आप जॉब कर सकती थी ना, वो तो आपके लिए नहीं करी। जॉब करती ही तो मान लेते हैं आज का वो 30,000 रुपये महीना कमाती, तो वो 30,000 उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है क्या? ना, चाहे सोलर एनर्जी तो पढ़नी थी, तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको पता होने चाहिए। ले शैटेलियस प्रिंसिपल पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करिए जरा, ये आप कर लेंगे जल्दी से। टेक्निकल टीम का नंबर दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ले शैटेलियर प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या बोलता है? लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ये बोलता है डाल्टन जी का, डाल्टन जी ने दिया था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि अगर ये कोई गैस है तो वो कितना टोटल प्रेशर लगा रही, मान लो कि कोई डब्बा है उसकी वॉल्स पे, तो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज हैं जितना वो प्रेशर लगा रही है उसको जोड़ दो। कब दिया था डाल्टन जी ने? ये 1801 में दिया था, पब्लिश 1802 में हुआ था। डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। आखिरी स्टेटमेंट को पढ़ना जरा। लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब क्या तुम्हें ये नहीं पता है? हैं, बताया था ना, चिप्स का पैकेट अगर फ्लाइट में हो तुम ऊपर जाएगा तो फूल जाएगा, नीचे आओगे तो फिर से पचक जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर P1V1 इक्वल टू P2V2। किसने दिया था? बॉयल्स लॉ। कब दिया था ये कमेंट में बताएंगे, ऐसे ही, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था, ठीक है।
और ऐसे ही बताया था कि वॉल्यूम अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कौन सा लॉ था। और वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है यहाँ पे भी, तो ये सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये किस उसने बोला था, तो ये है चार्ल्स लॉ 1787, ठीक है 1787 चार्ल्स लॉ, 1662 बॉयल्स लॉ, 1787 चार्ल्स लॉ, एंड ये है आपका गे लुसैक लॉ, ठीक है गे लुसैक्स लॉ है ये। क्लियर, तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए। ले शटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर तुम किसी का इक्विलिब्रियम, किसी खासकर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इधर उधर करने की कोशिश करोगे, वो फिर से इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई बॉल है, ठीक है ये बॉल है, मान लो ये कोई कर्व टाइप है, मान लो कुछ भी है कर्व टाइप, यहाँ पे बॉल रखी हुई थी एक, ठीक है तुम बॉल को उधर की तरफ धक्का दिए तो बॉल खट 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 इधर आ जाएगी। तुम बॉल को उठा के इधर रख दिए, तुम उसका इक्विलिब्रियम चेंज किया ना, बॉल फिर से खट 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 के इधर आ जाएगी। यानी कि तुम उसका इक्विलिब्रियम कहीं भी कुछ भी करोगे, ये तो तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ फिजिक्स के माध्यम से, लेकिन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है ना। जैसे तुम मान लो सो रहे हो, तुम्हारी मम्मी आ गई, थोड़ा एकदम थप्पड़ मारा तुमको सुबह सुबह, ठीक है तुमको जगा दिया, और तुम एकदम सुहाने सपने में खोए हुए थे, लाला ला लाला वाला टाइप जो सपना आ रहा था तुम्हें, ठीक है। और तुम फिर क्या करना चाहोगे, तुम फिर जल्दी से तुम उठ तो जाओगे, लेकिन फिर उस इक्विलिब्रियम में पहुंचना चाहोगे, फिर से उस सपने को थोड़ा सा पूरा करना तो चाहोगे कि भाई यार पूरा करके सोचते हैं, ठीक है, फिर अगली रात तुम उसको पूरा करना चाहोगे, ठीक है। तो तो ये क्या, ये इक्विलिब्रियम अचीव करने की बात कही जाती ले शटलियर प्रिंसिपल पे। तो ये सारे प्रिंसिपल हमें याद होने चाहिए, ठीक है। 3 हमें पता था पहले, चार्ल्स और बॉयल्स और गे लुसैक, और 2 हमने आज नए पढ़ लिए, ठीक है। हाँ चलो, क्या दोनों, एक सेकेंड, ठीक ठीक, यहाँ प्रेशर होगा, ठीक है यहाँ पे प्रेशर होगा, मैंने दोनों सेम लिख दिए, यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, वो टायर वाला एग्जांपल दिया था कि भाई गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टायर फट जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम लेकिन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये होता है गे लुसैक लॉ, ठीक। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन इक्विस्ट्रियन डिसिप्लिन। तो इक्विस्ट्रियन हमारा स्पोर्ट्स होता है जिसको घोड़े में बैठ के एस्थेटिज्म किया जाता है। ड्रेसेज, वॉल्टिंग, शो जंपिंग इससे एसोसिएटेड है, बट स्प्रिंट जो है आपका रनिंग में होता है। इक्विस्ट्रियन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से पहला अर्जुन अवार्ड किसी फीमेल को अभी मिला था रिसेंटली, और उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है दिव्य कीर्ति सिंह उनका नाम था, जिनको क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है। पहली इंडियन वुमेन बनी इक्विस्ट्रियन डिसिप्लिन में जिनको मिला। अच्छा बताइए बुल्स आई किससे एसोसिएटेड है, बुल्स आई जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, हाफ नेल्सन, ये किससे एसोसिएटेड है, हाफ नेल्सन। 19th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। कथा सरित सागर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। कथा सरित सागर कहानियों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। ये लिखा गया था संस्कृत में। किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था इसको, सोमदेव। कुछ और हमारे ऐसे ही संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपको बताना है कि राज तरंगिनी किसने लिखा, ठीक है, राज तरंगिनी किसने लिखी। फिर बताना है आपको गीत गोविंद किसने लिखी, ठीक है, गीत गोविंद किसने लिखी। अष्टध्यायी किसने लिखी, अष्टध्यायी किसने लिखी। फिर आप बताइए कि जो हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी थी, हर्षवर्धन ने बुक लिखी थी वो किस, मतलब वो कौन कौन सी बुक्स थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें राज तरंगिनी, तो ये काल्हान ने लिखी, ठीक है। गीत गोविंद की अगर बात करें तो ये जयदेव ने लिखी। अष्टध्यायी किसने लिखी, पणिनि ने। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका। और हम लोगों ने कल देखा था पतंजलि ने एक किताब लिखी है, पतंजलि जी की बुक का नाम बताइए। और कालिदास जी की बुक थी
कौन सी? जैसे मैं बता रहा था, पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया था? लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ को हराया था। और उनके बेटे थे अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र लिखी थी कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। मेघदूतम लिखी थी। कुमार संभवम लिखी थी। ऋतु संहारा लिखी थी। ऋतु, कुमार, मालविका और अभिज्ञान, ये सब जो नाम टाइप लग रहे हैं, ये कालिदास जी ने लिखी। पतंजलि जी ने कौन सी लिखी? महाभाष्य। ठीक है। चरक, जिनको कि हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं, चरक संहिता लिखी। सुश्रुत को हम किस नाम से जानते हैं? सुश्रुत जी को फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था। बुल्स आई की अगर बात करेंगे तो ये हमारा शूटिंग से कौन है? हमारे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। और ये आपका रेसलिंग से एसोसिएटेड टर्म, रेसलिंग से। ठीक है। और हमने तो कल एक ट्रॉफी देखी थी रेसलिंग से, एक को क्या नाम था उसका? बुर्दवान ट्रॉफी, है ना। बीसी रॉय ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड जरा बताइए? बुर्दवान तो रेसलिंग से हो गई। शूटिंग से हमारे अभिनव बिंद्रा जी थे, जिनका ऑटोबायोग्राफी है अ शॉट एट हिस्ट्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कौन सा है? और एक चीज़, बुद्ध चरित्र हम लोग देख चुके हैं। बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद यानी मियंडर और नागसेन के बीच की डायलॉग की बुक है ये। ठीक है। और बीसी रॉय ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। मार्जिनल वर्कर, बुर्दवान सही है, बुर्दवान। ठीक है। बुर्दवान देखी थी, बुर्दवान ट्रॉफी हमने देखी थी। बुर्दवान रेसलिंग से थी। और बीसी रॉय देख ली। मेडका, संतोष, रोवर्स, ये सब फुटबॉल से एसोसिएटेड है। एक ट्रॉफी और पूछता हूँ मैं, और वो है CK नायडू ट्रॉफी। CK नायडू ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? मार्जिनल वर्कर इज वो पर्सन होता है हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 दिन, यानी 6 महीने इन ईयर। और मेन वर्कर वो होता है हु वर्क्स एटलीस्ट 300 दिन। नहीं, मार्जिनल वो होता है जो 183 से कम करता है। मेन वो होता है जो 183 से ज़्यादा करता है। यानी डेटा सेम है, डेटा चेंज कर दिया यहाँ पे, तो दूसरा गलत, पहला सही। तो यानी कि ओनली, अच्छा स्टार मार्क भी लगा हुआ है तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली 1 इज़ करेक्ट। तो ये 183 डेज वाला यहाँ पे याद रखिएगा। CK नायडू है हमारी क्रिकेट से। क्रिकेट सही हमारी कौन सी है? देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, और कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट से हैं ये सारी। आगा खां और रंगा स्वामी किससे हैं? हॉकी से हैं। कितने प्लेयर होते हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में? 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि बीप बज गई है, दैट मीन्स कि अब ये समय हो चुका है शॉर्ट ठीक है, करंट अफेयर शॉर्ट का। तो करंट अफेयर का शॉर्ट लगाते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? श्रेष्ठ एक मेरे फ्रेंड का नाम भी हुआ करता था स्कूल में, पता नहीं कहाँ होगा वो। ठीक है। मऊहा, मोहा, मौजे, मोटा, कौन है ये श्रेष्ठ? तो श्रेष्ठ जो था दोस्त ना, वो मोटा तो बिल्कुल नहीं था, वो काफ़ी पतला था। ठीक है, रियलिटी है। तो मऊहा नहीं, मोटा नहीं होगा। मोटा का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सर इज दिस PYQ सीरीज इनफ फॉर SSC GD 2025? यस प्रदीप रावत जी, डेफिनेटली इट इज़ सफिशिएंट। अच्छा, कितने मार्क्स आए अभी बताइएगा? 12 आए नंबर। ठीक है। स्मिता 12 आए। ठीक है, अभी बताइएगा। मऊहा भी नहीं होगा ना। मोए मिनिस्टर ना, मऊहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मोहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मौजे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये है श्रेष्ठ स्कीम जो है, ये स्टैंड्स फॉर स्कीम। ये भी पूछे जाने के बहुत चांस है। यहाँ पे जो मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ ना करंट अफेयर के, ये वो क्वेश्चन है जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है एकदम। इनका जब आखिरी में जाना नहीं होगा तो मैं इनका कंपाइलेशन बना के डाल दूंगा। तो इन खासकर 2 क्वेश्चंस को तो अच्छे से देख के जाना। अगर 40 लेक्चर करेंगे तो 80 सवाल हो जाएंगे, और इन 80 में आप देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन इसके फुल फॉर्म से भी अभी तक हमें नहीं पता चला कि टारगेट कौन है। टारगेट हैं एक्चुअल में जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं, जिनको कि रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलता है ना। अब तो मतलब मैं क्यों हंसा, वो उसका गलत सेंस मत निकालिएगा। ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि सर, पूछ रहे थे कि सर आप आरक्षण के सपोर्ट में हैं कि विरोध में हैं। तो वही देखिए, मैंने पहले ही बताया था, ये उसका डिबेट ही नहीं है कि सपोर्ट और अगेंस्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं
इसका आंसर येस भी है नो भी अगर हम देखें तो, क्योंकि क्या इतनी मतलब मैंने पहले ही बोला था कि एससी जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, आपने तो ठीक है नोटिस नहीं किया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो मैंने मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। जैसे हमारा गांव है तो वहाँ पे सब जनरल कैटेगरी के ही हैं, ठीक है, सब जो हमारा पूरा गांव है, बट एक दो घर हैं। तो ऐसे ही एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था छोटे में, तो मैं मतलब मुझे तो पता नहीं था, तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही मतलब टच हो गया होगा ऐसे, तो बोलते हैं कि अब तुम्हें नहाना पड़ेगा, जो मेरे साथ के थे। मैं घर गया, ठीक है, और उन मतलब जो खेल रहे थे मेरे साथ उन्होंने बता दिया घर में इस तरह से, तो बोले नहाना पड़ेगा, बट आई डिडेंट, ठीक है। मैंने उस चीज़ का रेजिस्ट किया उस चीज़ को, और जिस बात का मुझे गर्व है, ठीक है, कि भाई मैं नहीं करूँगा, वो भी तो मेरी तरह लड़का है, वो भी तो मतलब वो मेरे दोस्त क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हुई तो है, वो आप अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, खैर उसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए ये है, ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए ये श्रेष्ठ स्कीम। अगला है हमारा, हु रिसीव्ड द 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड, किसको मिला 2021 का? बताया था। चलिए, तो यहाँ पे 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता, इसके भी आने के चांसेस हैं। अब ये नहीं कि 2021 का करंट अफेयर है ये ना, वैसे 2021 का पूछ लेता है एसएससी, लेकिन ये 2023 में मिला, 2023 में मिला ये, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। 53rd ये हैं हमारे वहीदा रहमान जी, तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो ये दिया जाता है आपको पता है कि जो फिल्म जगत में, और पहला मिला था उसी साल मिला था जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का। ज़रा बताइए वो कौन सा साल होगा, और किसको मिला था? देविका रानी जी को 1969 में। लेक्चर होता है ख़त्म। अब बताइए आपका कितना क्या स्कोर रहा। एंड ये कुछ लोग क्वेरी नंबर पूछ रहे थे, ये क्वेरी नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, ये क्वेरी नंबर है। और नोट्स वगैरह आपका अलग से, ये पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाती है परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी की पीडीएफ। और अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो परमार एकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में आपको एक कोर्स मिलेगा, पीवाईक्यू पीडीएफ, पीवाईक्यू पार्ट 4 कोर्स। उसमें इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नोट्स हैं, उसके सैम्पल्स अपलोडेड हैं आपके टेलीग्राम चैनल में परमार एसएससी में। प्लस कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी तक क्विज़ ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है? कोई है तो नहीं ऐसा? क्योंकि वहाँ पर आपकी डेली क्विजेस रहती हैं। और किसी सर ये पोल क्यों आ रहा है? पोल क्यों आ रहा है? मतलब एक तो मेहनत कर करके पोल ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तुम्हारे लिए श्रीधर, और तुम बोल रहे हो कि पोल क्यों आ रहा है? भाई बाकी लोग भी बताओ, क्या पोल डिस्टर्ब कर रहा है क्या तुम लोगों को? तान्या 15, सुनित 15, भूपेश 17, नेहा गौतम 11, पुष्कर 10, रोहित राज 200, अच्छा 200 नंबर आए तुम्हारे। अभिजीत घोष 15, रोशन 10। ये बताओ ज़रा कि पोल क्या डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मैंने नहीं, अच्छा तुमने नहीं उसमें किया। मॉसजी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, मतलब एक तो वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मिर्ज़ापुर वाले वो नहीं था, पहला वाला मिर्ज़ापुर उसमें था कि जब वो ऑफ़र देता है उसको कि हमारे साथ मिल जाओ, कि आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तो उसके बाद जब मना कर देता है कि वो कि सांप है ना, कि सांप तो सांप ही रहेगा, तो ऐसा टाइप रिएक्शन आ रहा है हमारा ये। एक तो इतना मेहनत करके हम ऑर्गेनाइज करा है तुम्हें लाइक पोल, और तुम बोल रहे हो कि क्विज़ ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कीर्ति, आप चेक करो, ठीक है। दोनों दो लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल और एक क्विज़ ग्रुप, तो क्विज़ ग्रुप वाला आपको ज्वाइन करना है। टू आउट ऑफ 20 द बायोनिक, एकदम फ्रेश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेश, ठीक है। आपके 2 आए, चाहे 1 आए, चाहे 0 आए, चाहे 20 आए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि आप रेगुलर हैं कि नहीं। आप अगर रेगुलर हैं और अगर आप विद रिवीजन 40 लेक्चर के बाद आप एक अलग लेवल पे होंगे, ठीक है। वही है ना कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में अगर अंतर पड़ता इतनी जल्दी, वैसे तो इतने में भी पड़ा होगा काफ़ी लोग अगर मॉक अगर अटैम्प्ट करेंगे तो, लेकिन अगर इतनी जल्दी इतना ड्रास्टिक अगर इम्पैक्ट पड़ता होता तो फिर लोग कंसिस्टेंट रहते ही क्यों, है ना। कंसिस्टेंट नाम की चिड़िया आती ही क्यों फिर। सर आपके 4 लेक्चर सही, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। नंबर दर्जी, अच्छा बहुत ही अच्छा लेक्चर था, थैंक यू।
इंपॉर्टेंट स्कीम भी बता देंगे दिव्यांग मकवाना जी, ठीक है। विश में गुड लक फॉर CHSL एग्ज़ाम, गुड लक अनायत बाशिर, ठीक है। सुना तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो क्यों लेक्चर को, कर दिया करो यार, हैं दुआ लगेगी गरीब की तुम्हें। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। अच्छा, नोट्स का फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करवाना है, थानोस, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल विद लेक्चर 5, धन्यवाद, थैंक यू।